नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने बुधवार को कहा है कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में भी एक और भारत जोड़ो यात्रा निकालने के संबंध में जल्द ऐलान किया जाएगा। बता दें कि इन दिनों कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। कन्याकुमारी से शुरू हुई इस यात्रा को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में समाप्त होना है। ये यात्रा 5 महीने तक चलेगी। जयराम रमेश ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा पार्टी के लिए बूस्टर डोज साबित हो रही है और पार्टी अगले साल गुजरात के पोरबंदर से अरुणाचल प्रदेश के परशुराम कुंड तक एक और यात्रा निकालने की योजना बना रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को दिल्ली पहुंचे हैं। गहलोत ने कहा है कि वो बहुत पदों पर रह चुके हैं, उनका बस चले तो वो अब किसी पद पर ना रहें। बताना होगा कि इस बात की जोरदार चर्चा है कि अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में उम्मीदवार होंगे और जल्द ही अपना नामांकन दाखिल करेंगे। गहलोत ने बुधवार रात को कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक की। बैठक के बाद गहलोत के करीबी और कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि अशोक गहलोत राजस्थान नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन जब गहलोत दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने पत्रकारों के इस सवाल के जवाब में कि क्या वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, उन्होंने कहा वो कहाँ रहेंगे या कहाँ नहीं रहेंगे ये समय बताएगा। उन्होंने कहा कि वो उस जगह रहना पसंद करेंगे जहां उनके रहने से कांग्रेस को फायदा मिलता हो और वो पीछे नहीं हटेंगे। गहलोत ने अपनी बात को और साफ करते हुए कहा वो चाहे 1 पद पर, 2 पद पर या 3 पद पर या किसी भी पद पर नहीं रहें, उनका बस चले तो वो किसी पद पर ना रहें क्योंकि वो कई पदों पर रह चुके हैं। उन्होंने कहा उनकी इच्छा है कि वो मैदान में उतरें, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ दौरे करें और यात्रा करें। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव सबके लिए खुला है और इस चुनाव में पार्टी के 9000 मतदाता हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी नेता अध्यक्ष के चुनाव में उम्मीदवार बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को देश में मुख्यधारा के टेलीविजन समाचार चैनलों के कामकाज के बारे में सख्त टिप्पणी की और कहा कि वो अक्सर नफरती भाषा के लिए जगह देते हैं और फिर बिना किसी प्रतिबंध के बच जाते हैं। बार एंड बेंच के मुताबिक जस्टिस के.एम. जोसेफ और ऋषिकेश रॉय की बेंच ने कहा कि टेलीविजन चैनलों के एंकरों का ये महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वो सुनिश्चित करें कि उनके शो में बुलाए गए मेहमान लाइन पार ना करें। जस्टिस जोसेफ ने कहा एंकर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मुख्यधारा के टीवी चैनलों का अभी भी बोलबाला है। एंकर की भूमिका महत्वपूर्ण है। ये देखना उनका कर्तव्य है कि नफरती भाषा ना बोली जाए। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन टेलीविजन पर अभद्र भाषा की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसके साथ ही ये भी कहा एक चैनल पर यूके में भारी जुर्माना लगाया गया था। जस्टिस जोसेफ ने कहा यूके में एक चैनल पर भारी जुर्माना लगाया गया था, हमारे यहाँ वो नहीं है, लेकिन उनसे सख्ती से नहीं निपटा जा रहा है। अगर ऐसी सख्ती होती तो उन्हें ऑफ एयर किया जा सकता, जुर्माना लगाया जा सकता है। टीवी चैनलों पर नफरती बोली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नफरत को हवा नहीं दे सकते हैं। जस्टिस रॉय ने कहा जब तक इस तरह की नफरती भाषा का नतीजा उल्लंघन करने वालों पर नहीं पड़ेगा तब तक ऐसी घटनाएं जारी रहेंगी। कोर्ट ने इसके साथ ये भी पूछा कि सरकार मूक दर्शक क्यों बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट हेट स्पीच की घटनाओं के खिलाफ कदम उठाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। आज की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच से राजनेताओं को सबसे ज़्यादा फायदा होता है और टेलीविजन चैनल उन्हें इसके लिए मंच देते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने भी इसी प्रकार की बात कही। उन्होंने कहा कि चैनल और राजनेता इस तरह के भाषणों से खाते हैं, चैनलों को पैसा मिलता है, वो 10 लोगों को बहस में रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि समाचार चैनलों का सेल्फ रेगुलेशन एक टूथलेस संस्था के द्वारा होता है। हैदराबाद में एक ऐसे बीजेपी नेता को तेलंगाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है जो मेडिकल सीट दिलाने के नाम पर ठगी करता था। हालांकि पुलिस के पास अभी तक एक ही ठोस शिकायत आई है जिस पर उसने कार्रवाई की, लेकिन वो जांच कर रही है कि मेडिकल सीट दिलाने के नाम पर बीजेपी नेता ने कितने लोगों को ठगा है। पुलिस के प्रेस नोट में कहा गया है कि 32 साल के बीजेपी नेता के सतीश कुमार रेड्डी ने एक शख्स की बेटी को मेडिकल सीट का वादा करके धोखा देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी बीजेपी नेता सतीश ने ममता एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज बाचुपल्ली में शिकायतकर्ता व्यक्ति के बेटी को एमबीबीएस सीट दिलाने का वादा करके 48,53,000 रुपए लिए और फर्जी सीट आवंटन आदेश बनाया। जब वो उस आदेश को लेकर अपनी बेटी के साथ उस मेडिकल कॉलेज में पहुंचा तो वहां उसे बताया गया ये फर्जी सीट आवंटन आदेश है। मेडिकल कॉलेज ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है। पीड़ित व्यक्ति ने बीजेपी नेता से उसके पैसे वापस करने के लिए दबाव डाला। आरोपी ने उसे 2 चेक जारी किए। बैंक में जमा करने पर बैंक ने आरोपी के खाते में पैसे ना होने की वजह से चेक को बाउंस करार दिया। पुलिस ने सतीश कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बीजेपी नेता के सतीश कुमार रेड्डी मूल रूप से प्रॉपर्टी डीलर हैं। उसने जंगांव विधानसभा सीट से बीएसपी के टिकट पर 2018 का विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गया था। उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गया।
केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर पीएम मोदी पर नरम रुख दिखाकर ममता बनर्जी विपक्षी पार्टियों के निशाने पर आ गई हैं। ममता बनर्जी को कांग्रेस और सीपीएम ने उनके बयान को लेकर घेरा है। दरअसल ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा था कि सीबीआई ईडी के दुरुपयोग के पीछे उन्हें नहीं लगता है कि पीएम मोदी का हाथ है। उन्होंने इसके लिए बीजेपी के दूसरे नेता या कहें कि अमित शाह को जिम्मेदार बताया। वहीं अब इसको लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि ममता हताशा में पीएम मोदी से असहमति खत्म कर रही हैं। कारण स्पष्ट है, पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ सरकार जांच एजेंसियों का सामना कर रही है जो अदालत के इशारे पर काम कर रही हैं, तो टीएमसी खुद ही चकरा गई है। चौधरी ने कहा कि एक राजनेता के रूप में ममता बनर्जी की ईमानदार छवि बिखर गई है। अब ममता बनर्जी डर से कांप रही हैं क्योंकि उन्हें पता है परेशानी कहाँ है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि राजनीति में लुका छिपी का खेल नहीं चलने वाला है और अगर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देता है तो वो उन आरोपों से उन्हें मुक्त कर रहा है जिन पर आज देश की जनता मोदी से सवाल कर रही है। जांच एजेंसी ईडी ने साल 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से 121 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है। इन 121 नेताओं में से 115 विपक्षी दलों के नेता हैं। इसका मतलब ईडी के निशाने पर 95% विपक्षी नेता रहे, जबकि यूपीए सरकार के 2004 से 2014 यानी 10 साल के कार्यकाल में ईडी ने 26 राजनेताओं के खिलाफ जाँच की थी और इसमें से 14 राजनेता विपक्षी दलों के थे। ये आंकड़ा 54% है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने जांच पड़ताल के बाद ईडी की कार्रवाई को लेकर यह खबर प्रकाशित की। अखबार की इस रिपोर्ट से पता चलता है कि मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में यूपीए सरकार के 10 सालों के शासन की तुलना में कहीं ज्यादा विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की। बिहार में बीजेपी की सरकार से बाहर होने के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 और 24 सितंबर को बिहार का दौरा करने जा रहे हैं। इसको लेकर जब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया कि अमित शाह बिहार आ रहे हैं और जदयू की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि माहौल खराब करने की कोशिश है, इसके जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा, पूरा बिहार जान रहा है कि उनका मकसद क्या है। उनका नाम सुनते ही ये चर्चा हो जाती है, उनका क्या काम है। इसके साथ ही तेजस्वी ने एक बार फिर कहा कि जो बिहार में हुआ वो देश में होगा, तो कहीं बीजेपी टिकने वाली नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में बोलते हुए पीएम मोदी के रूस यूक्रेन युद्ध पर दी गई टिप्पणी की सराहना की। बता दें, पीएम मोदी ने एससीओ समिट में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी और उस दौरान उन्होंने कहा था कि आज का जमाना युद्ध का नहीं है, ये कूटनीति और लोकतंत्र का समय है। इसी को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही कहा था, यह युद्ध का जमाना नहीं है, ये पश्चिम से बदला लेने या पश्चिम और पूर्व के विरोध का काल नहीं है। ये समय स्वतंत्र देशों के सामूहिक तौर पर भविष्य की चुनौतियों से लड़ने का है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को आंशिक सैन्य लामबंदी की घोषणा की, यानी और अधिक सैन्य टुकड़ियों को युद्ध में शामिल किया जाएगा और अधिक संसाधनों को जुटाया जाएगा। पुतिन ने देश के नाम संबोधन में कहा, यह रूस की क्षेत्रीय अखंडता को बरकरार रखने के लिए जरूरी कदम था। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिमी देशों पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिमी दुनिया रूस का खात्मा चाहती थी, जैसे उसने सोवियत संघ का खात्मा कर दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश रूस को परमाणु हमले के नाम पर ब्लैकमेल कर रहे हैं, लेकिन पश्चिमी देशों की धमकियों का जवाब देने के लिए हमारे पास काफ़ी हथियार हैं। पुतिन ने रूस में हथियारों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए फंडिंग का आदेश भी दिया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।